This news is co-sponsored by Shiv Shankar Ayurvedic Clinic. नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज के आरोग्य मंत्रा में। आज के आरोग्य मंत्रा में हमने आमंत्रित किया है नागपुर स्थित शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक के एमडी आयुर्वेदा डॉक्टर कविता खोंड को। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। डॉक्टर कविता खोंड आज हमें इनफर्टिलिटी, बांझपन, वंध्यत्व क्या होता है इसके बारे में हमें मार्गदर्शन करने वाली है, इसके ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन देने वाली है और तमाम जो इसके ऊपर जो समस्या है उसका निवारण करने वाली है। तो सबसे पहले मैम हमें ये बताइए कि इनफर्टिलिटी है ये क्या होता है? नमस्ते। फर्टिलिटी यानी ऐसे दो टर्म्स है, फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी। जी। फर्टिलिटी यानी न्यू बॉर्न को जन्म देना या अपनी जनरेशन को बढ़ाना। तो ये नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर ह्यूमन बीइंग और हर एनिमल में होती है। लेकिन अगर मतलब प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग में प्रेगनेंसी रहना, उसके बाद में न्यू बॉर्न को जन्म देना, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलिटी। अगर इस फर्टिलिटी के प्रोसेस में कहीं रुकावट आती है, आइदर मदर या फादर या दोनों में से किसी को अगर रुकावट आती है, तो उस प्रोसेस को इनफर्टिलिटी कहते हैं या उस टर्म को उसको टर्म कहा जाता है इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी को ब्रेक करना, उसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है। जी, तो इसके कितने प्रकार होते हैं? इनफर्टिलिटी के अगर देखा जाए, देखिए फर्टिलिटी के लिए या प्रेगनेंसी के लिए दो पार्टनर्स की ज़रूरत होती है, मेल और फीमेल। अगर डिफॉर्मिटी, अगर कोई रुकावट या कोई विकृति अगर मेल पार्टनर में है तो उसको मेल इनफर्टिलिटी कहेंगे, और अगर वही विकृति अगर फीमेल पार्टनर में है तो वैसे फीमेल इनफर्टिलिटी कहा जा सकता है। उसी तरह से अगर पहली बार प्रेगनेंसी रही है, फर्स्ट प्रेगनेंसी इज ओके, और उसके बाद में हम सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए चांस ले रहे हैं लेकिन उसमें अगर रुकावट आ रही है तो हम उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। और अगर पहले बार ही प्रेगनेंसी रहने में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको फर्स्ट या प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। यानी इसको दो प्रकार हो सकते हैं, सेक्स वाइज मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इस तरह से उसका विभाजन हम कर सकते हैं। तो ये इनफर्टिलिटी होने के पीछे की वजह क्या है, क्या कारण हो सकता है? अब देखिए, इनफर्टिलिटी में अगर उसमें दो चीज़ें आ सकती है। इनफर्टिलिटी के फैक्टर्स बहुत है। अगर मेल इनफर्टिलिटी, मेल फैक्टर है कि मेल पर्सन में अगर या मेल जो पार्टनर है उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का यूनियन होने के बाद में, यानी स्त्री बीज और पुरुष बीज के संयोग के बाद में प्रेगनेंसी या जाइगोट फॉर्म होता है और वो प्रेगनेंसी कैरी होके उसके चाइल्ड को बर्थ होता है। ये जनरली फिजियोलॉजिकल जनरल नॉर्मल प्रोसेस है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होना चाहिए। लेकिन अगर वो प्रोसेस ब्रेक हो रही है तो इसका मतलब है कि ये कुछ फैक्टर्स उसमें कारणीभूत है। तो अब उसमें अगर मेल इनफर्टिलिटी है तो मेल इनफर्टिलिटी में हम सबसे पहले देखते हैं कि स्पर्म काउंट ठीक है क्या, उसके बाद में स्पर्म मोटिलिटी ठीक है क्या, मतलब स्त्री बीज और पुरुष बीज प्राकृत रहना चाहिए। अब स्त्री बीज और पुरुष बीज में स्पर्म काउंट बराबर रहना चाहिए। अगर हम मेल फैक्टर की बात करते हैं तो स्पर्म काउंट बराबर रहना चाहिए, उसके बाद में स्पर्म मोटिलिटी होना चाहिए, उसके बाद स्पर्म की क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सबसे पहले मेल इनफर्टिलिटी का कारण इमैच्योर स्पर्म्स, स्पर्म काउंट कम होना, उसके बाद में स्पर्म्स प्रॉपरली क्वालिटी के ना होना, ये मेल इनफर्टिलिटी का पार्ट हो सकता है। उसी तरह फीमेल इनफर्टिलिटी में बहुत सारे फैक्टर्स है। फीमेल इनफर्टिलिटी में सबसे पहले है कि प्रेगनेंसी रहना ये ही एक पार्ट नहीं रहता है, तो प्रेगनेंसी कैरी करना भी एक पार्ट रहता है, जिसके कारण कि एक हेल्दी चाइल्ड को बर्थ दे सके। सबसे पहले प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए जो फैक्टर होता है वो यूट्रस।
यूट्रस हेल्दी होना चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस, अब उसमें दो पार्ट है, कंसेप्शन और कॉन्ट्रासेप्शन। अब कंसेप्शन का पार्ट ये है कि मेल मतलब मेल गैमेट यानी स्पर्म और ओवम, ये दोनों का यूनियन होना चाहिए, और यूनियन होने के बाद में वो अच्छी से यूट्रस में एम्बेड होना चाहिए, जो कि नॉर्मली होता है फिजियोलॉजिकली। लेकिन ये हो गया कंसेप्शन। अब कॉन्ट्रासेप्शन, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जनरली शादी होने के बाद लोगों को तुरंत बच्चा नहीं चाहिए, ऐसे इसमें वो कॉन्ट्रासेप्शंस यूज करते हैं। तो वो कॉन्ट्रासेप्शंस यूज करने का रीजन क्या होता है कि यूट्रस में कोई एक आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट बोलिए या आर्टिफिशियल कॉपर्टी या पिल्स बोला जाता है, वो उसमें यूज करते हैं, जिसके कारण कि वो प्रेगनेंसी रहने में या मेल और फीमेल गैमेट को यूनियन करने में वो रुकावट लाती है, जिसके कारण कि प्रेगनेंसी नहीं रहती, वो दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन। अब कंसेप्शन होने के लिए ये जो आर्टिफिशियल रुकावट हमने लाते हैं वो तो नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये कुछ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन भी आ जाते हैं, जैसे यूट्राइन एंडोमेट्रियोसिस है, या यूट्राइन पॉलिप्स है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, या यूट्राइन कैंसर। इस तरह की यूटेराइन वॉल में या एंडोमेट्रियल वॉल में अगर थिकनिंग आ जाए, या एंडोमेट्रियम वॉल प्रॉपरली, मतलब एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस के अंदर की दीवार में अगर थिकनिंग आ जाए, तो भी वो उस चीज को रुकावट लाता है, प्रेगनेंसी नहीं रहने देता। तो दैट इज contraceptive part which develops the what we call as not to have pregnancy या infertility develop करता है। ये हो गया यूट्रस का पार्ट। उसी तरह से हार्मोन्स की बात करें तो जो थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ओवरीज के ऊपर, जो कि नॉर्मल गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स जो कि प्रेगनेंसी रहने में हेल्प करते हैं, ये गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स का सिक्रेशन को ऑल्टर करता है, जिसके कारण कि प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो एक हार्मोन एक फैक्टर है, यूट्राइन्स एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर है कि ओवम। ओवम जो है, ओवम यानी फीमेल स्त्री बीज, जो कि जिससे कि आगे चल के प्रेगनेंसी रहने वाली है, वो स्त्री बीज की परिपक्वता भी होना जरूरी है। अगर स्त्री बीज की परिपक्वता नहीं है तो भी वो पूरी तरह से फर्टिलाइज नहीं होगा और वहाँ पे भी प्रेगनेंसी नहीं रहेंगी। तो इमैच्योर्ड ओवम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल्ड इनफर्टिलिटी। उसी तरह से अगर एनओव्यूलेटरी साइकिल, जो कभी कभी क्या होता है कि ओव्यूलेशन होता ही नहीं है लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल होते रहते हैं, तो उसको एनओव्यूलेटरी साइकिल बोलते हैं, जिसमें कि ओव्यूलेशन नहीं हुआ रहता है, लेकिन तो अगर ओव्यूलेशन नहीं है तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो प्रेगनेंसी और आगे प्रेगनेंसी रहने के चांसेस नहीं रहते। ये भी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर कुछ जो साल्फिंजिय मतलब फैलोपियन ट्यूब्स है, जिसके द्वारा ओवम आगे चल के यूट्रस में आता है, वो ट्यूब्स में अगर ब्लॉक है या वो ट्यूब्स में ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी प्रेगनेंसी रहने के चांसेस नहीं रहते। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स है जिसके कारण कि इनफर्टिलिटी के चांसेस फीमेल्स में भी बढ़ सकते हैं और मेल्स में भी बढ़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये रहता है कि इनफर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी कैरी नहीं हो पाती। जी डॉक्टर, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए आप पे अल्पविराम चाहती हूँ। दर्शकों, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन मिलते हैं थोड़े से एक ब्रेक के बाद। 77 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काश औषधियाँ, दिव्य वनौषधि, जड़ी बूटियाँ तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतरी फार्मेसी, दूधपापेश्वर, बैद्यनाथ, सांडू, व्यास, पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर, चिरायु, मधु, डायबिटीज, चूर्ण, हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।
ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्रा में आपका स्वागत है। हम इनफर्टिलिटी के ऊपर डॉक्टर कविता खोंड से बात कर रहे थे और इस विषय को लेकर हम अभी आगे बात ये करने वाले हैं कि इनफर्टिलिटी जो है इसका निदान किस तरह से संभव है, इसका डायग्नोसिस किस तरह से होता है। देखिए, इसका निदान करने के लिए हमारे पास जब केस आती है तो सबसे पहले हम दोनों की हिस्ट्री ले लेते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ के बारे में हमको हिस्ट्री लेना है कि भाई उनका क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले हम और फिर उसका डायग्नोसिस कारण जानने के बाद में हम डायग्नोसिस, अगर मेल में अगर कुछ डिफॉर्मिटी है या मेल का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम पहले उसका स्पर्म काउंट कराते हैं। उसके बाद में उसमें हमको पता चल जाता है कि स्पर्म्स की क्वालिटी क्या है, वो किस तरह से उसका मतलब उसका काउंट कितना है, उसकी मोटिलिटी क्या है और उसका इन्वेट करने की प्रोसेस बराबर है या नहीं है, ये हमको उसमें पता चलता है। दूसरा, फिर हम अगर फीमेल में प्रॉब्लम है तो फीमेल के लिए हम सोनोग्राफी पहले कराते हैं। यूटेराइन साइज, यूटेरस की पोजीशन और एंडोमेट्रियल जो पार्ट है उसके बारे में हमको पता चल जाता है। और एक और उसमें हम देखते हैं कि हार्मोन का भी हम उसमें टेस्ट कराते हैं कि हार्मोन्स का लेवल्स नॉर्मल है क्या। अगर थायराइड का प्रॉब्लम है वो भी रूल आउट कराते हैं। उसके बाद में एक सिंपल टेस्ट होती है जिसको हिस्टोसाल्फिंगोग्राफी कहते हैं, जिसमें कि डाई पुश करके देखा जाता है कि किस तरह से अंदर में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, तो वो भी रूल आउट करना होता है। उसके बाद में अगर हम ओव्यूलेशन के बारे में, तो ओव्यूलेशन स्टडी भी कराते हैं। अगर हमको इस तरह से मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का हमको अगर कोई हिस्ट्री मिलती है तो वो हिस्ट्री के हिसाब से हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं और उसके बाद में ही ट्रीटमेंट का हम देखते हैं। कोई फीमेल या मेल अगर इस इनफर्टिलिटी से अगर जूझ रहा है तो इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? हाँ, तो ट्रीटमेंट मैंने अभी जैसे बताया है कि उनको हम डायग्नोसिस करना जरूरी होता है कि कहाँ डिफॉल्ट है। अगर वो डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाता है तो उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट चलती है। तो जैसे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए अभी आजकल टेस्ट ट्यूब या IVF वगैरह कराते हैं। तो इन सब बातों में अभी ऑब्स्ट्रक्टिव लेवल पे तो हम बात कर सकते हैं या हार्मोनल थेरेपी भी हम उसको देते हैं, जिस हिसाब से अभी मॉडर्न के हिसाब से भी हम लोग उसकी ट्रीटमेंट कराते हैं। तो अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में हम इन सभी फैक्टर्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके बाद में जैसे हमारे आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, ये 3 दोषों के आधिक्य से व्याधि होती है। तो इन दोषों का आधिक्य और इन दोषों को नॉर्मल करने के लिए हमको उन फैक्टर्स को जान लेना जरूरी होता है और फैक्टर्स के अनुसार ट्रीटमेंट चलती है। जी, तो क्या इस आयुर्वेदा में इसका इलाज है? जी, 100% हमने अभी तक देखा है कि 91% केसेस हमने इसमें ट्रीट की है और हमको 100% रिजल्ट भी उसमें मिला है। लेकिन अब उस चीज में थोड़ा हम आयुर्वेद के हिसाब से अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो उन चीज को करेक्शन करते हुए जाते हैं। जैसे अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो हम यूट्रस के एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीटमेंट करेंगे। उसको आयुर्वेद की औषधों से नीचे से लेकर मतलब अंदर के लेयर से बाहर की लेयर तक एंडोमेट्रियल वॉल को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। अगर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को भी नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में प्रेगनेंसी रहने की। तो इन सब बातों में आयुर्वेद के हिसाब से चलते हैं तो हम जो बोलते हैं मुळातून आम्ही रोग बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि जेणेकरून नॉर्मल एंडोमेट्रियल वॉल आएगी। उसे ये फीमेल के बारे में, वैसे ही हार्मोन्स का भी थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल करना है, उसके बाद में ही उसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर ट्रीटमेंट करना है तो हमको बेसिक जो प्रॉब्लम होता है उसको हमको सॉल्व करना पड़ता है और वो हम सॉल्व करते हैं। जी, तो क्या इसकी रोकथाम प्रिवेंशन हो सकती है क्या? इसकी रोकथाम या प्रिवेंशन अभी आज की स्टाइल में अगर हम देखते हैं तो आज की लिविंग स्टाइल, लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा सा हेक्टिक है और लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। एवरीबडी वांट टू रन द रेस, एवरीथिंग इज मीन्स हर एक जन हर चीज़ के पीछे भागता है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि आज की फीमेल्स को घर में भी काम करना है, ऑफिस में भी काम करना है, करियर भी करना है और उसको प्रेगनेंसी भी रखना है।
उसी तरह से मेल्स में भी स्ट्रेस रहता है कि उनको दोनों तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा या पहले हर रेस में रहना है। तो ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है जिसके कारण कि थोड़ा सा फीमेल्स फिजियोलॉजी जो है, पहले के ज़माने में जैसे रहता था कि अगर पीरियड्स आते थे तो पीरियड्स के 4 दिनों के लिए फीमेल्स को फुल रेस्ट दिया जाता था, भले ही उसको थोड़ा सा मतलब अलग रख के उनका नाम दिया जाता था कि कोई आध्यात्मिक नाम दे दिया जाता था कि भाई भगवान को चलता नहीं है ये वो, लेकिन उसके पीछे साइंस था कि भाई फीमेल शुड गेट कंप्लीट रेस्ट इन दोज 4 days सो दैट शी कैन रिकवर फॉर नेक्स्ट 1 month। तो वो रिकवरी अभी वैसा नहीं रहा। तो फीमेल्स आर ऑलवेज सो जनरली, पहले तो क्या बोल सकते हैं कि पेनफुल मेंसेस इट इज द बेसिक कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ये नॉर्मल ही मेंस्ट्रुएशन ह्यूमन बीइंग में होना चाहिए जब वो मेनार्की में आती है। तो अगर हमको प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर हमको प्रिवेंट करना है इनफर्टिलिटी आगे चल के हम फेस ना करें, इसके लिए सबसे पहले जब लड़की मेनार्की में आती है तो शी शुड सी टू इट कि उसकी गायनेकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है जी। तो गायनेकोलॉजिकल हेल्थ यानी उसका मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल रहना चाहिए, उसको ब्लीडिंग नॉर्मल होना चाहिए, या उसको कोई पेनफुल मेंसेस नहीं होना चाहिए, ये पहली बात। दूसरा है कि अगर उसको उस समय मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है या पेनफुल मेंसेस है तो उसने तुरंत उसी समय सलाह लेना चाहिए और उसी समय ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर कोई बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद में ट्रीटमेंट लेते हैं तो थोड़ा घातक होता है। उसी तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स या बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना, या अननेसेसरी अल्कोहल ब्रिवरेजेस, जो ब्रिवरेजेस रहते हैं उनको ज़्यादा कंज्यूम करना, या जंक फूड, ये सब बातें क्या आर्जेनी मैटर करती है, जिसके कारण कि फीमेल गायनेकोलॉजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है और दैट मे लीड टू इनफर्टिलिटी। तो डॉक्टर मुझे बताइए कि ये जो आजकल का जो खान पान है, जो लाइफस्टाइल है, क्या इसका असर इस पर होता है? हाँ, असर होता है, क्योंकि हम लोगों को क्या है कि मसल्स को मूवमेंट जरूरी है और एवरीबडी शुड टेक होम मैसेज यही रहता है कि दे शुड डू सम और अदर काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी मसल्स को, क्योंकि यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना ज़रूरी है। और उसके लिए एक प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर रेगुलर बैलेंस डाइट और प्रॉपर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, लिक्विड इनटेक ये प्रॉपर होना चाहिए। अल्कोहल कंजम्पशन फॉर मेल्स, स्मोकिंग फॉर मेल्स, ये स्पर्म क्वालिटी और मेल इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है, स्पर्म क्वालिटी को खराब करता है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर एक प्रॉपर बैलेंस्ड लाइफस्टाइल अगर रखते हैं इस सिचुएशन सिनेरियो में भी, तो दैट विल डेफिनेटली सपोर्ट टू रिड्यूस द इनफर्टिलिटी केसेस फ्रॉम दिस पार्ट। जी, तो जैसे ये इनफर्टिलिटी जो है, ये इस तरह की जो बीमारी है, ये गंभीर बीमारी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर जिसको भी होता है, अगर इसको प्रिवेंशन करने के लिए आप इसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं वही बोल रही हूँ कि एक प्रॉपर बैलेंस लाइफस्टाइल, जिसको मैं डाइट नहीं बोलूँगी, प्रॉपर बैलेंस लाइफस्टाइल, यू शुड हैव प्रॉपर एक्सरसाइजेस, आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना है, और जंक फूड, अल्कोहल, ब्रिवरेजेस, स्मोकिंग, ये सब को अगर कम से कम अवॉइड कर सके तो अगर हम अवॉइड कर सके तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इनफर्टिलिटी को दूर भगाने के लिए, या इनफर्टिलिटी फिर उसमें आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, जिसके कारण कि दिस टाइप ऑफ लाइफस्टाइल अगर हम यूज़ करते हैं तो। जी, थैंक यू डॉक्टर कविता, आप अपना कीमती वक्त निकाल के स्टूडियो में आई है और इनफर्टिलिटी विषय पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। आज के आरोग्य मंत्रा में बस इतना ही। आगे आरोग्य मंत्रा में ऐसे ही विशेष अतिथियों के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी और जो गंभीर बीमारी है उसके ऊपर चर्चा होती रहेगी। आप देखते रहिए महाराष्ट्र 24। नमस्कार।
77 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काष्ठ औषधियाँ, दिव्य वनौषधि, जड़ी बूटियाँ तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतरी फार्मेसी, दूधपापेश्वर, बैद्यनाथ, सांडू, व्यास, पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर, चिरायू, मधु, डायबिटीज, चूर्ण, हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। संकेत ज्वेलर्स पायल महोत्सव पिछले 2 दशकों से आपकी पसंद संकेत ज्वेलर्स, मेन रोड, बूटीबोरी। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर संकेत ज्वेलर्स ला रहे हैं पायल महोत्सव। इस पायल महोत्सव में हॉलमार्क पायल लॉन्च कर रहे हैं। साथ में कोल्हापुर, आगरा, मथुरा, राजकोट सभी जगह की नई फैंसी और आकर्षक पायल उपलब्ध है। इतना ही नहीं, इम्पोर्टेड इटालियन सिल्वर ज्वेलरी भी उपलब्ध है। संकेत ज्वेलर्स में पायल महोत्सव के साथ हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का भी 15 जनवरी से 24 जनवरी तक आयोजन किया गया है। आप सभी मित्र परिवार के साथ आकर जरूर आनंद लीजिए। विवाह के आभूषणों की खरीदी पर तो विशेष उपहार है। पूरे परिवार के लिए सभी आभूषण एक ही जगह किफायती दरों में। संकेत ज्वेलर्स, मेन रोड, बूटीबोरी। संपर्क 7887751349। View, a radiant you. View Hair Spa Salon, Makeup Academy and Clinic. Cosmetologist Bobby Bajaj. हमारे यहाँ एडवांस स्किन ट्रीटमेंट, ऑल टाइप ऑफ लेजर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, पिगमेंटेशन एंड ऑल टाइप ऑफ स्किन ट्रीटमेंट कराई जाती है। व्यू हेयर स्पा सलून, मेकअप एकेडमी एंड क्लिनिक। गवर्नमेंट सर्टिफाइड। इसके साथ ही सलून में स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट उपलब्ध है। हमारा पता 42 ब्लॉक बी, यशवंत स्टेडियम इन फ्रंट ऑफ HDFC बैंक, धनतोली, नागपुर। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। थाली में अगर रोटी ना हो तो खाना अधूरा माना जाता है। और जब बात रोटी की जाए तो इन सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा मटका रोटियों को खाने में आता है। तो अब आपके शहर में आरजी रोटी वाला ग्रुप आपके लिए लाया है विदर्भ की मशहूर स्वादिष्ट रेशमी मटका रोटी, जिसे लोग इन सर्दियों में चिकन करी के साथ तो वहीं गर्मियों में आमरस के साथ खाना पसंद करते हैं। हाइजीनिक और उच्चतम तरीके से बनी मटका रोटी के साथ साथ चिकन एंड मटन करी का कॉम्बो पार्सल सेट, जो कभी भी अपने मूड के साथ साथ आप जब चाहे जहां चाहे ऑर्डर कर इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रेशमी मटका रोटी आपको होम डिलीवरी पर भी उपलब्ध है। हमारा पता शताब्दी चौक, जोगीनगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड ऑर्डर, और अब आप ऐप के जरिए भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।